देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। इस महामारी को मात देने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और शोधकर्ता लगे हुए हैं। डॉक्टर जहां अस्पतालों में मरीजों का अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं, तो वहीं शोधकर्ता कोरोना की वैक्सीन पर शोध कर रहे हैं। इस बीच यूपी सरकार ने एक अहम फैसला लिया। इसमें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश में 2 जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है। इसके अलावा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी इस पर काम शुरू कर दिया गया। कोरोना के इलाज को लेकर दुनिया भर में एक दावा किया जा रहा है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक हो जाएगा। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून कोरोना संक्रमित में चढ़ाया जाता है और इसके जरिए कोरोना वायरस का इलाज होता है। और अब इसको लेकर यूपी सरकार भी आगे बढ़ते हुई अब इसको लेकर आगे तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। कोरोना से जंग के बीच आज एक बड़ी और अच्छी खबर भी मिले हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको ये जानकारी दे कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि प्लाज्मा थेरेपी के निर्देश दिए गए हैं और ये बात भी कही गई है कि इसको लेकर आगे रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर तमाम तरह के फैसले लिए जाए ताकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो संक्रमण है वो अब और भी ज़्यादा ना फैले। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि कोरोना को लेकर तमाम देशों में शोध हो रहा है, तमाम देशों पर तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। इस बीच बातचीत के लिए डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी पे। जी प्रिया जी, नमस्कार। सूर्यकांत साहब, यहाँ पर मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बता दूं कि आप कोरोना टास्क फोर्स के एक मेंबर भी हैं और जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरीके की गाइडलाइंस आप लोगों को जारी की गई है, खासतौर पर प्लाज्मा थेरेपी की अगर मद्देनजर बात कर ली जाए, तो इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी। बहुत अच्छी बात है प्रिया जी। पहले हम आपको दर्शकों को बता दें ये प्लाज्मा होता क्या है। जी, ये जो हमारे शरीर में रक्त होता है, इसके 2 मूल अवयव होते हैं। एक प्लाज्मा होता है और इसके अंदर रक्त की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। वो ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स हो सकती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये सेल्स इसी प्लाज्मा के अंदर रहती हैं। अब हम आते हैं कि किस तरह से ये प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को फायदा पहुंचा सकती है। तो जब किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर कुछ एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने लगती है। ये 2 तरह की एंटीबॉडी होती हैं जो मेन रूप से डेवलप होती हैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के। एक होती है IgM जो सबसे पहले 1 हफ्ते के अंदर डेवलप होती है और दूसरी होती है IgG जो 2 हफ्ते के बाद डेवलप होती है। जब मरीज संक्रमण से ठीक हो जाता है यानी 2 हफ्ते बाद जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसके 2 हफ्ते तक ये एंटीबॉडी उसके शरीर में बनी रहती हैं। तो ये देखा गया है कि जिसके शरीर में अगर ये प्रतिरोधक क्षमता वाली एंटीबॉडी मौजूद होगी तो वो कोरोना के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ पाएगा। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो कोरोना के वायरस को मार दे। तो ये लोगों में मैसेज दे देना कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस को मार देगी, ये बिल्कुल गलत है। मार नहीं देगी बल्कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी एंटीबॉडी के माध्यम से। जो एंटीबॉडी कोरोना संक्रमित मरीज में बनी है, अगर उसी का प्लाज्मा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के जो ऐसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिनका कोरोना संक्रमण ठीक हो गया है, ठीक होने के बाद उनके रक्त में एंटीबॉडी बन गई है, तो उनका प्लाज्मा लेके स्टोर कर लिया जाता है और उस प्लाज्मा को ऐसे जो संक्रमित अभी हैं उनको चढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि शरीर में जो रोग के प्रति लड़ने की क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, बॉडी रेजिस्टेंस है कोरोना वायरस के खिलाफ, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और हमारा शरीर अच्छी तरह से बढ़ी हुई क्षमता के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने लगता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मरीज कमजोर लड़ाई लड़ रहा था, प्लाज्मा थेरेपी के बाद अच्छी लड़ाई लड़ने की भूमिका में आ जाता है और उससे उसे इनडायरेक्ट रूप से फायदा होता है।
हाँ, मतलब डॉक्टर सूर्यकांत आप ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली फायदा नहीं होता है लोगों को, बल्कि इनडायरेक्ट इसका असर पड़ता है, यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, यानी कि आप मजबूती के साथ कोरोना का मुकाबला कर सकते हो। आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है कि वह ऐसे किसी भी वायरस का सामना कर सकती है। जी बिल्कुल प्रिया जी, जैसे मैं आपके अब दर्शकों को समझा दूं कि जब टीबी किसी को हो जाती है तो टीबी के मान लीजिए 100 मरीज ऐसे हैं जिनको कोई दवा नहीं दी गई टीबी की, तो उसमें भी 30 मरीज बॉडी की इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जब टीबी की दवा दी जाती है कि बॉडी इम्यूनिटी प्लस टीबी की दवाओं के कारण, क्योंकि टीबी की दवाएं टीबी के कीटाणु को मारती हैं और इम्यूनिटी लड़ाई में मदद करती है, तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं जब हम टीबी की दवा को देते हैं टीबी के मरीजों में। लेकिन बिना इम्यूनिटी के भी 30% टीबी के रोगी ठीक हो जाते हैं बिना दवा के। जब दवाएं नहीं थी आज से 60-70 साल पहले, तो भी मरीज जो हैं वो इम्यूनिटी से कुछ ना कुछ ठीक हो जाते थे। इसी तरह कोरोना की हमारी जो लड़ाई चल रही है, कहते हैं ना डूबके को तिनका का सहारा, तो हमारी कोरोना के खिलाफ कोई ऐसी दवा नहीं है जो डायरेक्ट कोरोना वायरस को हिट कर सके, उसको मार सके। आप देखिए क्लोरोक्विन थेरेपी दी गई, एजिथ्रोमाइसिन दी गई, कुछ एंटीवायरल दवाएं का ट्रायल हो रहा है, तो ये सब हिट एंड ट्रायल इस तरह से हो रहे हैं कि कैसे हम थोड़ा बहुत कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बॉडी को सहयोग कर सके कोरोना की लड़ाई में जीतने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी भी एक ऐसी थेरेपी है जो कोरोना संक्रमण के बाद जो रोगी ठीक हो गए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो रोगी ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा लिया जाता है और उनका प्लाज्मा संक्रमित रोगियों को चढ़ाया जाता है। इस तरह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना मरीज को पैदा हो चुकी है उसकी इम्यूनिटी का प्रयोग जो संक्रमित रोगी है उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए किया जाता है। इस तरह से वो कोरोना लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ पाता है और उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ डॉक्टर सूर्यकांत, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से चर्चाएं हुई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में। हालांकि आपने भी जैसा जिक्र किया और हम भी अपने दर्शकों को लगातार कह रहे हैं कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, आपकी बॉडी को मजबूत करती है। लेकिन क्योंकि आप कोरोना टास्क फोर्स से जुड़े हुए, ऐसे में आप लोगों ने भी तमाम तरीके की रिसर्च की होगी, आप लोगों ने भी उन तमाम जो विकसित कंट्रीज हैं जो कि अभी भी शोध कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर, जहां पर अभी इस थेरेपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर क्या अभी इसे यूज कहीं पर किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये सवाल, और अगर ये कहीं पर किया जा रहा है तो वहां पर और क्या कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा है? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी 3 दिन पहले ही केजीएमयू को चुना है कि वो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर सकता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने जो क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात की, ये दवा काफी पॉपुलर हुई अभी बीच में, लेकिन ये कोई रामबाण नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा मैं फिर कहता हूं कि डूबते को तिनका का सहारा भी बहुत होता है, तो ऐसे तिनके बहुत सारे निकल के आए हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी वही एक है, एजिथ्रोमाइसिन भी है, कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं, प्लाज्मा थेरेपी भी उनमें से एक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि 2 तरह के पेशेंट को आप 2-3 तरह के पेशेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बचाव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे रोगी जो सीरियस हैं उसमें क्लोरोक्विन 1 गोली सुबह शाम ये 5 दिन दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोरोना पेशेंट की ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको भी बचाव के लिए दी जाती है, हमारे यहाँ भी दी जा रही है। कोरोना पेशेंट के जो घर के सदस्य हैं उनको भी दी जा सकती है। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि अगर ऐसे पेशेंट को आप ये दवा दे रहे हैं तो उसका पूरा विवरण ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च को दिया जाए, जिससे कि इंडियन डेटा एक जनरेट किया जाए कि कितने लोगों में ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई और उसका क्या फायदा हुआ। तो अभी भी ये दूर की कौड़ी है, अभी हमें ये कह पाना, इस पे मोहर लगा पाना बहुत मुश्किल है कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन हाँ, बहुत सारी लड़ाइयों में से एक लड़ाई ये भी लड़ती है और ये लड़ी जा रही है। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि जो भी सेंटर इसको उपयोग करेंगे, पेशेंट का नाम, किस डोज में दी गई, कितने दिन दी गई, इसका विवरण पूरी तरह से इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च को देना जरूरी माना गया है। हाँ, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी डॉक्टर सूर्यकांत, क्योंकि आप लोगों ने भी जो भी शोध किया होगा, जो भी जानकारी आप लोगों ने जुटाई होगी, सक्सेस रेट को लेकर अभी आप लोग क्या कुछ मांग कर चल रहे हैं, पहले तो ये, और दूसरी बात, क्या कोई फैक्टर भी है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि एज फैक्टर या फिर जो मरीज है वो पूरी तरीके से फिट हो, क्या इसको लेकर कुछ स्थिति अभी स्पष्ट हुई है? जी
थोड़ा सा दर्शकों का हम ब्लड प्रेशर कम करते हैं, थोड़ा उनका तनाव कम करते हैं। आप सब लोग जानिए कि अगर आप भी मास्क लगाए हैं, सामने वाला भी मास्क लगाए है, तो आपको 99% प्रोटेक्शन मिलता है कि आपको संक्रमण नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप शारीरिक दूरी बनाए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग शब्द के बहुत खिलाफ हूं। समाज के बीच में दूरी नहीं बनाने, हमें शरीरों के बीच में दूरी बनानी है, शारीरिक दूरी बनानी है। समाज के बीच दूरी बनाने तो यही होगा जो अभी रामपुर में हुआ, गोली चलेंगी आपस में। तो इसलिए कृपया मीडिया से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, शारीरिक दूरी का इस्तेमाल किया जाए। शारीरिक दूरी अगर 1 से 2 मीटर के बीच में आप बनाए रखते हैं तो भी आपको संक्रमण नहीं होता है। दूसरा, जब कोरोना का संक्रमण होता है तो 25% मामले ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी उनको कोरोना संक्रमण होगा, होने के बाद वो कब ठीक हो गए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी दूसरों को संक्रमण दे सकते हैं। इसलिए गलती से भी सड़क पर निकलते ये मत सोचिएगा कि सामने वाला व्यक्ति खांस नहीं रहा है, बुखार नहीं है, उसकी सांस नहीं फूल रही है, हमारी तरह आराम से चल रहा है, तो भी वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, आपको संक्रमण दे सकता है। उससे भी शारीरिक दूरी बनानी है। लोग सोचते हैं हम तो 4 आदमी स्वस्थ हैं, आपस में दूरी, शारीरिक दूरी ना बनाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि शारीरिक दूरी भी बनानी जरूरी है और मास्क लगाना भी जरूरी है। और मास्क के लिए मारामारी न कहें, मैं पहले 5 साल से कहते आया हूं वायु प्रदूषण को लेके। अब तो सरकारों ने भी मान लिया है कि अगर मास्क नहीं है तो कॉटन का मास्क बना सकते हैं, आप घर में मास्क बना सकते हैं, लड़कियां दुपट्टा इस्तेमाल कर सकती हैं, गांव वाले अंगोछा इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो जेब में रखा हुआ जी, जाहिर तौर पर जागरूकता ही इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हो। और इंडिया न्यूज यूपी भी लगातार अपने दर्शकों को जागरूक कर रहा है, तमाम जानकारी हम भी लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ मौजूद है केजीएमयू से। डॉक्टर वेद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। डॉक्टर वेद, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है, ये तो हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बात कही जा रही है, जिसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप लोग अभी फिलहाल किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। आप लोग अभी फिलहाल क्या मांग कर चल रहे हैं, क्या कुछ काम आप लोगों ने किया है, क्या कुछ रिसर्च, क्या कुछ शोध? देखिए प्रिया, जब ये संकट शुरू हुआ देश में हमारे यहाँ पे, तो ये पिछले महीने लगभग 19 तारीख को हम लोगों ने ये देखा कि जो पुराने जो मर्स और सार्स के जो एक आउटब्रेक हुए थे 2003 में और 2010 में, तो तब इस तरह की जो थेरेपीज हैं इनको प्रयोग किया गया था। हालांकि उसके जो रिजल्ट थे वो कितने कंसिस्टेंट रहे, उन चीज़ों पे सवाल उठता रहा था। लेकिन ये जब क्राइसिस इतना बड़ा हो गया और इसमें ये रहा कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो ऐसे में ये जो थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, जिसको कि हम लोग कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, ये उन मरीजों का प्लाज्मा जो कि इसके सर्वाइवर्स हैं, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, जो कोरोना वायरस से लड़ाई लड़के ठीक हो चुके हैं, तो उनके जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो जो एंटीबॉडीज उसमें तैयार हुई हैं, उन्हीं एंटीबॉडीज को हम लोग एक पैसिव इम्यूनिटी की तरह से, जो मरीज कमज़ोर पड़ रहा है इस लड़ाई में, जो वायरस से लड़ाई में जो मरीज कमज़ोर पड़ रहे हैं, उन मरीजों को हम लोग एक सपोर्ट करते हैं ऐसे मरीजों से जो कि इस लड़ाई को लड़ चुके हैं। तो उनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज जो मौजूद हैं, उन एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा के थ्रू, उनमें से प्लाज्मा हम लोग डोनेट कराते हैं, डोनेट करा के उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं, उनको चढ़ाते हैं। जो मरीज़ सीरियस हालत में हैं, जो मरीज़ हाई रिस्क के हैं, जिन मरीजों में एक आईसीयू की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन मरीजों को सपोर्ट किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। जी प्रिया। हाँ, यानी कि ये समझा जाए कि ये एक सपोर्टिव मेजर है, यानी कि आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होगे, लेकिन इनडायरेक्टली ये काम जरूर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ताकि जो आपकी बॉडी है वो रेडी रहे, और ऐसे कोई भी वायरस चाहे क्यों ना हो, उसके मुकाबले के लिए आपकी बॉडी इस कैपेबल हो। देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि शरीर में
जो भी हमले होते हैं उसके लिए इम्यूनिटी मौजूद है। जो जन्मजात इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं हम लोग, नेचुरल इम्यूनिटी, वो है। और इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, ये तो पैदाइशी है, इसके बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी आती है, जिसमें कि हम लोग जिस तरह से कोई इन्फेक्शंस, जिस तरह के बाहरी हमलों से शरीर दो चार होता है, तो शरीर के अंदर ऐसे बदलाव आते हैं जिससे कि ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों से एक एडेप्टेशन डेवलप होता है। इसी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये एडेप्टेशन है वो होता है एंटीबॉडीज के द्वारा या बी सेल, टी सेल के द्वारा। तो ये जो डेवलपमेंट है बॉडी का, ये आगे चल के, जैसे कि आपने देखा होगा, इसी में आते हैं टीके। जो हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो भी एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो एक ये है। एक तीसरी इम्यूनिटी है जो पैसिव इम्यूनिटी है, और पैसिव इम्यूनिटी को हम लोग उधार की इम्यूनिटी भी कहते हैं। आप अगर मोटी भाषा में समझें तो ऐसा समझ लीजिए कि वायरस में और शरीर के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें एक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में जब हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है और वायरस हावी होने लगता है, तो हम लोग जैसे युद्ध में किसी और पड़ोसी देश से हम लोग जैसे एक मदद मांगते हैं, उनकी सेना आती है हमारे साथ और इस लड़ाई में मदद करती है। इस तरह से आप मान लीजिए कि जो एंटीबॉडीज एक सर्वाइवर के शरीर में बन चुकी हैं, उनको हम लोग उधार लेकर के, एक तरह से उनसे हम लेकर के उसको हम लोग उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं। और इसमें फिर ये होता है कि जो स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जो कमजोर पड़ रहा है मरीज वायरस से लड़ने में, वो उसको ओवरकम कर लेता है, उस लड़ाई को जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसका है प्रिया। लेकिन मैं कहूँगा कि जो हम लोगों का प्रिडिक्शन है, हम ये चाहते हैं कि ऐसे टेस्ट डेवलप हो जाएं जिससे कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएं कि कौन सा व्यक्ति सीरियस होने वाला है। जैसे कुछ तो हम लोग जान रहे हैं अभी तक की जो स्टडीज हैं उस हिसाब से कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, फेफड़े की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लिवर या फिर किडनी की बीमारी है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कैंसर के मरीज हैं, तो ये, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ये ऐसे मरीज हैं जो हाई रिस्क ग्रुप हैं। हाई रिस्क में एक ये वाला ग्रुप आ रहा है प्रिया। तो इस हाई रिस्क ग्रुप को हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर पाए अगर कि ये व्यक्ति सीरियस होने जा रहा है, तो उसको हम लोग पहले से ही सपोर्ट कर दें। मेरा कहने का मतलब है कि यदि हम शुरुआती दौर में ही उसको पहचान करके अगर उसको हम लोग ये पैसिव इम्यूनिटी का डोज दे देते हैं जी, तो इस लड़ाई में जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ना कि जब तक वो वायरस शरीर में डैमेज कर चुका हो, निमोनिया डेवलप हो गया ज्यादा, फेफड़े पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, वेंटिलेटर पे मरीज चल रहा है, उस समय अगर हम देते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े हमें लगता है कि कंप्रोमाइज रहेंगे। लेकिन अगर शुरुआती दौर में हम प्रिडिक्ट कर पाए कि ये व्यक्ति सीरियस होने वाला है, तो उसी को शुरुआत में सपोर्ट कर दें, तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा कारगर साबित होगा प्रिया। बाकी हमारी जो स्टडी है, जो ट्रायल है, उस ट्रायल के जो रिजल्ट होंगे उस पर निर्भर करेगा। जी, देखना हो कि वो रिजल्ट क्या कुछ निकलता है, क्योंकि बहुत हद तक जो तमाम चीज़ें हैं वो उस पर डिपेंड करेंगी। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी, बहुत सरल शब्दों में आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूँगी, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी सालों से इसका इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अगर हम खास तौर पर इस वक्त की बात करें, कोरोना की बात करें, क्योंकि ये जो बीमारी है शायद इसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ होगा, इस बीमारी को ओवरकम करने के लिए ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कितनी कारगर सिद्ध हो पाएगी? सक्सेस रेट क्या कुछ इसका होने वाला है? इसको लेकर आप लोग क्या कुछ मान के चल रहे हैं फिलहाल? देखिए, कोरोना वायरस की जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से पहला सूत्र हमारा अभी भी होना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना अच्छा बचाव हम कर ले जाएंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम उतनी अच्छी लड़ेंगे। अभी जैसा मैंने बताया था कि 25% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और 81% लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। केवल 15% ऐसे मरीज होते हैं इसके जिनको सीरियस इलनेस हो सकती है, जिनको भर्ती की जरूरत हो सकती है, और उसी में से कुछ मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो प्लाज्मा थेरेपी जो हमारी कारगर है, टारगेटेड होगी, वो इन्हीं 15% के लिए होगी। इन 15% को टारगेट करके
जब हम जितना जल्दी हो सकेगा, चूंकि अब हमारे देश में मरीजों के ठीक होने की संख्या भी काफी अधिक हो गई है, तो हमें प्लाज्मा पूल भी अच्छा मिलने की संभावना है। तो ये बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर इसके कैसे रिजल्ट आए हैं उसकी एनालिसिस हो सकती है। लेकिन अभी जो भी शोध अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है, उसके लिए कोई ऐसा रामबाण है, चमत्कारी चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मैं फिर रिपीट करता हूं कि डूबते को तिनका का सहारा भी बहुत होता है। तो जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ट्रायल हुआ, जैसे एजिथ्रोमाइसिन का हुआ, कुछ एंटीवायरल्स का हुआ, उसका उसी तरह हम इसको भी देखना चाहिए और ये तो वक्त ही बता पाएगा कि ये कितना कारगर हो सकता है। जी, जाहिर तौर पर तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि आगे परिस्थितियां किस प्रकार से बनती है, आगे ये जो थेरेपी है वो कितनी कारगर सिद्ध हो पाती है। डॉक्टर वेद प्रकाश, यहाँ पर आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। लेकिन अगर हम खास तौर पर इस प्लाज्मा थेरेपी की बात कर ली जाए अगर, तो क्या कुछ फैक्टर्स आप मान कर चल रहे हैं? एज फैक्टर या फिर जो व्यक्ति हो वो पूरी तरीके से फिट हो, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इसके यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं? देखो प्रिया जी, जिन लोगों को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की कि कौन से हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर लें पहले से ही कि भाई ये सीरियस होने जा रहे हैं और उनको हम पहले से ही सपोर्ट कर दें। ये तो हो गए रिसिपिएंट्स जिनको हम लोग दे सकेंगे। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनसे हमें लेना है। देखिए, मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा प्रिया, आपका नेशनल चैनल है, बड़ा चैनल है, कि जो लोग इसको सरवाइव कर चुके हैं, जो लोग फाइटर्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हजारों की तादाद में देश में ऐसे लोग हैं। और मैं बताऊं, जिस तरह से इस बीमारी का अभी तक का जो दुनिया भर में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें 100 मरीज अगर इस बीमारी से पीड़ित हैं तो प्रिया लगभग 85% लोग अब इससे ठीक हो जाते हैं, इससे आसानी से लड़के बाहर निकल आते हैं जी। जो बचे हुए 15% मरीज हैं उनमें से 5-6% ऐसे हैं जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे जा सकते हैं जी। तो ये जो 5-6% मरीज हैं, अगर हम इनको पहले से चिन्हित कर लें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं शुरुआती दौर में ही, जब वायरस से लड़ाई है। अब ये आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि जो लोग सर्वाइवर्स हैं, वो फाइटर हैं, वो सेवियर बन सकते हैं। अब वो इसको बचाने के लिए आगे आ सकते हैं। और जिस तरह से देश में एक भावना रही है, हमारी परंपरा रही है, सनातन परंपरा का हिस्सा भी है कि हम लोग एक पूरी दुनिया को एक परिवार मान के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीने वाला अगर कोई देश है, शुरुआत करने वाला, तो ये भारत ही है। और मैं भारत के उन सपूतों से आपके प्रिया जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो फाइटर है वो सेवियर बने, यानी कि जो योद्धा है वो रक्षक बने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को इसके लिए आगे भी आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूँगी, बेसिक अगर टेक्निकलिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मरीज़ हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे में भी कोरोना की पुष्टि हो रही है, छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये जो थेरेपी है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से वर्कआउट करता है, इसको लेकर क्या अभी तक आप लोग किसी कंक्लूजन पर निकले? देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक ही बच्चा एडमिट हुआ था 2.5 साल का, और वो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की कृपा रही होगी उस पर, वो अपना बहुत जल्दी ही ठीक हो गया था और ऐसी कोई सीरियसनेस उसमें नहीं आई। और एक और स्टडी कहती है कि जो बच्चे हैं उनमें अभी भी माइल्ड इलनेस हो रही है। अब जो भी कारण है, ईश्वर की कृपा है या पता नहीं बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हालांकि इम्यूनिटी तो बच्चों की कमजोर होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, लेकिन फिर भी अभी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है या दूसरे जो पीडियाट्रिक्स की जो बॉडीज है, उन जितने भी बच्चे रोग विशेषज्ञ हैं उन सबका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है वो कम इफेक्ट हो रही है, पहली बात। और दूसरा, जो इन्फेक्शन उनमें हो भी रहा है तो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी तक ऐसा कम से कम भारत में ऐसा कोई प्रयोग बच्चे पे नहीं किया गया है जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी का इन्फेक्ट क्या हो सकता है उन पे वो पड़े। लेकिन हाँ,
जो अगर बड़ों में भी किया जा सकता है तो बच्चों में भी किया जा सकता है, बुजुर्गों में भी किया जा सकता है, किसी एक ग्रुप में किया जा सकता है। तो खास तौर पे जो कोविड यानी कोरोना वायरस की निमोनिया से भर्ती हो रहे हैं, या एक कंडीशन होती है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से भर्ती हो रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी सांस की गति बहुत तेज चल रही है, ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो शॉक में जा रहे हैं, तो ऐसे जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं, ये बड़े चैलेंजिंग हैं हमारे सामने ट्रीटमेंट के लिए। और इन पेशेंट का पूल बहुत अच्छा एक जरिया बन सकता है कि इनमें हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करें। हाँ डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम तरह के जो कंक्लूजन है, जो स्टडीज़ हैं, वो आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो आप लोगों के सामने तो सच में बहुत सारी चीज़ें भी होती होंगी, आप लोग रिसर्च भी करते होंगे उन कंट्रीज़ में जहाँ पर क्या अभी इसका इस्तेमाल कहीं पर हुआ है, या फिर अगर कभी हुआ है तो क्या सक्सेस रेट को लेकर अभी तक कोई जो स्थिति जो बनी हुई है, क्या अभी तक कोई स्पष्टीकरण निकल कर सामने आया? देखिए प्रिया, जब हम लोगों ने इसका प्रस्ताव यहाँ पे दिया था तो उस समय एक शुरुआती दौर में चर्चाएं एक यहाँ पे हुई हम लोगों के बीच, और इस प्रस्ताव को हम लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बनाया, आगे रखा। और इसमें एक जो लीडिंग अखबार है दैनिक जागरण ने इसको पूरे देश के बड़े स्तर पे इसको पहली बार ब्रेक किया था, इस न्यूज़ को। और इसके बाद में प्रिया, जिस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुए, और इसके बाद FDA ने यूएस FDA ने इसकी मंजूरी दी। जो यहाँ पे भी पैरेलल काम चल रहा था, वहाँ पे भी यूएस FDA ने इसको मंजूरी दी उसके 2 दिन बाद, और वहाँ पे काम शुरू हुआ है। तो USA में जो काम हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें तेज़ी से काम करें। इसमें जो भी फॉर्मलिटीज़ हैं, चाहे एथिकल इश्यूज हैं या फिर जो भी इसके लिए आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को जल्दी पूरा करके, मैं कहूँगा कि प्रिया, अगर ये रामबाण नहीं है मान लीजिए, तो ये आशा की किरण जरूर है कि जब देश में और दुनिया में इसके लिए वैक्सीन नहीं है, इसके लिए कोई तरीका अभी नहीं तैयार हुआ है, तो ऐसे में एक आशा की किरण की तरह से हम लोग इस प्लाज्मा थेरेपी को देख रहे हैं प्रिया। जी, और यही इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कोई वैक्सीन नहीं है इसका, लेकिन आप लोग मांग कर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कारगर सिद्ध हो पाएगा। हाँ, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, और ऐसे में आप दोनों से मैं फाइनल कमेंट जानना चाहूँगी कि आप लोग फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनज़र जो साइड इफ़ेक्ट्स की भी अगर बात कर ली जाए, या फिर आने वाले दिनों में ये कितना कारगर हो पाता है, क्योंकि ये भी भविष्य के गर्भ में है। मौजूदा परिस्थितियों में आप दोनों क्या कुछ मांग कर चल रहे हैं? फाइनल कॉमेंट आप दोनों से चाहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत आपसे। देखिए प्रिया जी, मैं तो आपके दर्शकों को यही अपील करना चाहूंगा और पॉलिसी मेकर्स को भी यही अपना करना चाहूंगा, मीडिया के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि फोकस अभी भी हमारा बचाव पे होना चाहिए। हमें जरूरत ही ना पड़े ऐसे उपचारों की, लेकिन साथ साथ शोध होना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य में स्टोन बनेगा, वही भविष्य में लड़ाई का हथियार बनेगा। तो चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो या दूसरी थेरेपी हो या वैक्सीन के लिए जो काम चल रहा है, हमारे भारत में भी बहुत सारे वैक्सीन पे काम चल रहा है। 22 से ज्यादा तरह की वैक्सीन का काम पूरे देश दुनिया में चल रहा है।